दोस्तों, कहानी देवेंद्र की है। देवेंद्र को आज रात नालंदा घाट पहुंचना था, जिसे दूसरे लफ्जों में मुर्दों का गांव भी कहते हैं। खैर, ट्रेन शाम की थी। ट्रेन समय पर पहुंची और देवेंद्र भी अपनी सीट पर आ चुका था। रात के 8 बज रहे थे। देवेंद्र अपना खाना वगैरह खत्म करके हाथ धोने गया और ठीक जब वो वापस लौटा तो देखा कि सामने की सीट पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो बूढ़ा शख्स आखिर ट्रेन में कब चढ़ा, ये देवेंद्र के मन में ख्याल आया, क्योंकि ट्रेन तो पिछले 2 घंटे से कहीं रुकी नहीं थी। खैर, देवेंद्र को उससे भला क्या लेना देना था। इसी सोच के साथ देवेंद्र अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की से निकलती हवाओं का आनंद लेने लग गया। कुछ ही समय बाद टीटी वहां पहुंच गया। उसने देवेंद्र से उसका टिकट दिखाने को कहा। देवेंद्र ने अपना टिकट दिखाया, जिसके ठीक बाद वो वहां से चला गया। ये ठीक देवेंद्र के लिए दूसरा झटका था, क्योंकि देवेंद्र के ठीक सामने ही वो बूढ़ा शख्स बैठा कुछ गुनगुना रहा था। तो टीटी ने ना तो उसको टोका और ना ही उसे टिकट दिखाने को कहा। देवेंद्र चिंता में था। वो तुरंत उठकर टीटी के पास गया और बोलने लगा कि सर, आप उन चाचा का टिकट चेक करना भूल गए शायद। टीटी ने कहा, कौन चाचा? हमें तो वहां सिर्फ तुम ही दिखाई पड़े, दूसरा तो वहां कोई नहीं था। ठीक देवेंद्र ने उस बूढ़े शख्स की तरफ हाथ दिखाया, तब भी टीटी ने उसकी बातों को नकार दिया। दोस्तों, क्या वो बूढ़ा शख्स सिर्फ देवेंद्र को ही दिखाई पड़ रहा था, या टीटी ही उसे नजरअंदाज करने का नाटक कर रहा था? देवेंद्र की सीट तो उस बूढ़े शख्स के सामने ही थी, भला वो कर भी क्या सकता था। इसके बाद देवेंद्र अपनी सीट पर बैठा रहा। गुनगुनाता हुआ वो बूढ़ा शख्स देवेंद्र से पूछ बैठा। उसने कहा, क्या आपको कहाँ जाना है? देवेंद्र ने जवाब दिया, मुझे नालंदा घाट जाना है। सामने से जवाब आया, क्यों? जिंदगी बहुत तकलीफ दे रही है, इस चलती ट्रेन से कूद जाओ। 1 मिनट भयानक तकलीफ झेलोगे, लेकिन अगर उस घाट गए तो मौत के बाद भी तकलीफ में रहोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिस जगह से आए हो उसी जगह वापस चले जाओ। देवेंद्र ने कहा, हाँ, ऐसा हर कोई मुझसे कह रहा था, लेकिन आप इस बारे में इतना कैसे जानते हैं? उस बूढ़े शख्स ने देवेंद्र की बातों पर सिर झुकाए कहा, क्योंकि मेरी हालत का जिम्मेदार भी वही गांव है। उस गांव में जिंदे नहीं बल्कि मरे हुए जिंदा लाश बनकर घूमते हैं। दूध की थैलियों में खून के छींटे नजर आते हैं। ना तो वहां तुम्हें कोई रसोइया मिलेगा और ना ही कोई कारीगर। वहां तंत्र विद्या का राज चलता है। पूरे गांव में बस गिनने मात्र जिंदा लोग बचे हैं, वो भी हर वक्त चौकन्ना रहकर, वरना किस पल कौन उन मुर्दों के चपेट में आ जाए कोई नहीं जानता। देवेंद्र ने कहा, आपके कहने का मतलब है कि वहां जिंदा इंसान से ज्यादा मरे हुए लोग रहते हैं? सामने बैठे बूढ़े शख्स ने हाँ में अपना सर हिलाया। फिर देवेंद्र ने एक बार बूढ़े शख्स की सच्चाई जानने के लिए उससे पूछा, अच्छा काका, आप कौन हैं? और उस टीटी ने आपको टोका क्यों नहीं? वो बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा कि शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं। देवेंद्र उसकी बातों को फिजूल में ले रहा था, उल्टा वो तो उससे सावधानी बरत रहा था। खैर, उस शख्स को भी दरअसल उसी गांव जाना था। ट्रेन ने रात 12:15 के करीब देवेंद्र को कन्वर जंक्शन पर उतारा। देवेंद्र एकदम से चिल्ला उठा, क्योंकि टिकट तो सीधा नालंदा की थी। वो किसी से पूछता या शिकायत करता। उस बूढ़े शख्स ने देवेंद्र को शांत करते हुए कहा, उसने कहा कि शायद तुमने मेरी बातों को गौर से नहीं सुना। नालंदा में जिंदा इंसान कभी नहीं जाएगा, ट्रेन इसके आगे जाती ही नहीं। उसने कहा, देखो, अगर तुम गलती से भी उन मुर्दों के बीच फंस गए तो याद रखना, तुम भी जितना हो सके शांत खड़े हो जाना। देखकर ऐसा लगे कि जैसे तुम खुद एक मुर्दा हो। उन्हें ये बिल्कुल पता मत चलने देना कि तुम एक जिंदा इंसान हो, नहीं तो फिर तुम्हारी आत्मा तक को भी नहीं बख्शा जाएगा। बस एक यही काम तुम्हें बचा सकता है। देवेंद्र अब थोड़ा चिढ़ चुका था। उसने कहा कि ये सब फिजूल है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे पता है, बस आप ये बताओ, अब इस स्टेशन से नालंदा का रास्ता किस तरफ है? बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, यहाँ से 2 किलोमीटर तक पटरियों से चल के जाना होगा। उसके बाद ऑटो टैक्सी मिलेगा या नहीं, कोई नहीं बता सकता।
पर याद रहे कि अगर तुम्हें कोई ऑटो मिला तो वो जिंदा नहीं बल्कि एक जिंदा लाश होगा। दोस्तों, इस बार देवेंद्र उस बूढ़े शख्स पर भी भड़क उठा। उसने कहा, चाचा तुम भी कैसी बेहुदा सी बातें किए जा रहे हो। ये क्या जिंदा और मुर्दा की कहानी न जाने कब से बनाए जा रहे हो। अगर कोई मर गया है तो वो ऑटो कैसे चलाएगा? ऐसा कहाँ होता है भला? मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। वो बूढ़ा शख्स चुप रहा। फिर उसने कहा कि ऐसा होता है और ऐसा सिर्फ उसी घाट में ही हो सकता है। यकीनन कुछ ही समय में तुम सब कुछ देख लोगे। इसके बाद वो दोनों उस अंधेरी रात में पटरियों पर चलते हुए नालंदा पहुंच चुके थे। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही देवेंद्र को एक रिक्शा वाला खड़ा दिखा। देवेंद्र बड़ा खुश हुआ। वो समझ चुका था कि अब अगले 5 किलोमीटर तक पैदल तो नहीं चलना पड़ेगा, वरना इस अंधेरी और सुनसान रात में न जाने कितनी तकलीफ होती। देवेंद्र उस बूढ़े शख्स को आवाज लगाते हुए कहता है, चाचा चलो, रिक्शा मिल गई। लेकिन वहां अकेले देवेंद्र के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। देवेंद्र ने इधर उधर देखा पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसे अब तक यही समझ नहीं आया था कि आखिर वो था कौन और अचानक कहां गायब हो गया। थोड़ी देर तक यही सोचकर उसका सिर भारी हो रहा था कि तभी वो धीरे कदमों से रिक्शा की तरफ बढ़ने लगा। रिक्शा के पास पहुंचकर देवेंद्र ने अपना पता बताया और रिक्शा में जा बैठा। इसके बाद रिक्शा ड्राइवर एक न्यूनतम रफ्तार में रिक्शा चलाने लगा। थोड़ी ही देर बाद देवेंद्र अपने घर पहुंच गया जहां उसे शिफ्ट होना था। घोर सन्नाटा पूरे माहौल में पसरा था। पूरे सफर में उसे रास्ते भर कोई नहीं दिखा था। देवेंद्र ने रिक्शे वाले से उसका किराया पूछा तो ठीक उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर देवेंद्र के होश उड़ गए, क्योंकि ऑटो चालक ने कहा, मुझे पैसे नहीं खून चाहिए तेरा। ऑटो चालक का हाव भाव एकदम से बदलने लगा। देवेंद्र के तो तुरंत ही पसीने छूटने लगे। उसे लगने लगा कि शायद मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। वो वहां से पीछे हटता हुआ भागने लगा। तभी भागते हुए उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने उसके पैरों पर अपना पैर लगा दिया हो। वो सीधा कहराता हुआ जमीन पर गिर गया। इसके कारण थोड़ा बहुत खून उस जमीन पर फैल गया था, लेकिन देवेंद्र भागता रहा। थोड़ी देर बाद उसे पीछे कदमों की आवाज आनी बंद हो गई। तुरंत पीछे पलटकर उसने देखा तो पाया कि ऑटो चालक किसी जंगली कुत्ते की तरह उस जमीन पर गिरे हुए खून को बड़े अजीब तरीके से चाट रहा था। वो दृश्य बेहद डरावना होने के साथ साथ रूह कांपा देने वाला था। देवेंद्र सीधा अपने घर में घुसा और दरवाजे को कसकर अंदर से बंद कर लिया। देवेंद्र का डर अब 7वें आसमान पर था। आज तो जैसे उसकी कयामत आई थी। उसके बदन में सिहरन कुछ इस कदर पैदा हो रही थी जैसे उसने अपनी मौत को एकदम करीब से देखा हो। थोड़ी ही देर बाद उसे हल्की खुसफुसाहट सी आवाज सुनाई थी। आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। देवेंद्र जब स्टोर रूम में गया तो उसने देखा कि एक बिल्ली बुरी तरह से एक चूहे का मांस खा रही थी। तभी देवेंद्र ने जल्दी से वहां की लाइट ऑन की। लाइट ऑन करते ही उसने देखा कि सामने की दीवार पर एक तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें वही बूढ़ा शख्स था जो इस नालंदा घाट तक के सफर में उसका साथी बना था। दरअसल उस तस्वीर पर हार चढ़ा था और उसकी मौत को करीब 20 साल हो चुके थे। देवेंद्र को उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और तो और अब वो जिंदगी से उम्मीदें भी छोड़ चुका था। देवेंद्र वहीं चुपचाप एक कोने में बैठ गया और मरने का इंतजार करने लगा। इसी बीच उसे भारी कदमों के साथ किसी के नीचे उतरने की आवाज महसूस हुई। देवेंद्र पहले से ही काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसी बीच देवेंद्र को एक बहुत पुरानी टूटी हुई खिड़की दिखाई दी। देवेंद्र उसी खिड़की को पूरे दम से तोड़ता हुआ बाहर की ओर भाग गया। अब वो ठीक उस खतरनाक गांव के सुनसान रास्ते पर किसी भूखे कुत्ते की तरह भागने लगा। इसी बीच उसे सामने एक घर दिखाई पड़ता है। वो सोचता है कि जरूर यहां पर कोई न कोई परिवार तो रहता होगा, मुझे इनसे मदद लेनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजे के खुलते ही देवेंद्र को एक और जोरदार का झटका लगता है, क्योंकि दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी और औरत और उसका बच्चा खड़ा था।
उनकी आंखों के नीचे ठीक काले घेरे बने हुए थे। देवेंद्र पहले से ही डरा हुआ था। वो वहां से दूर हटता है और भागने लगता है। देवेंद्र को रास्ते भर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। देवेंद्र एक पेड़ के चबूतरे के पास जाकर चुपचाप छुप गया। ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र सबकी नजरों से मानो जैसे ओझल हो गया हो। इसी बीच देवेंद्र के कानों पर पेड़ का एक पत्ता टकराता है, जिससे कि देवेंद्र एकदम कांप जाता है। कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि इस गांव में कुछ भी सही नहीं है। यहाँ मरा और जिंदा होना एक बराबर है। इसी बीच देवेंद्र एकदम जिंदा लाश बन जाता है। वो बिल्कुल एकदम शांत वहीं पर बैठा रहता है। वो धीरे धीरे उठकर काफी समय तक यूं ही खड़ा रहता है। उसे कहीं ना कहीं उस बूढ़े शख्स की वो बात याद आ रही थी कि जब भी कोई बुरी शक्ति तुम्हारे पीछे पड़े तो उस वक्त तुम एक मोम के पुतले जैसा जम जाना, जिससे कि वो तुम्हें मरा हुआ समझे। देवेंद्र करीब 4 घंटे तक वही जिंदा लाश बना रहा। इसी बीच चिड़ियां भी चहचहाने लगी। कुछ लोग घरों से बाहर निकल कर आए और उन्होंने देवेंद्र को संभाला। देवेंद्र बेहोश हो चुका था। होश में आते ही उन्होंने कहा कि बेटा, ये गांव तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब हमारे पास तो कोई दूसरा चारा नहीं है, इसीलिए मजबूरी में हमें इस गांव में रहना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान की तो इस गांव में सख्त पाबंदियां हैं। न जाने 20 साल पहले ऐसा क्या श्राप लगा, हमारा हरा भरा गांव बंजर बन गया। और ठीक जिस बूढ़े आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो, वो पास में ही रहने वाले एक बुजुर्ग हुआ करते थे, जो कि दिल के बड़े अच्छे थे। वो अपनी जिंदगी में सबकी मदद किया करते थे। उन दिनों गांव में किसी तांत्रिक का चलन था। कोई भी समस्या पर लोग उसी तांत्रिक के पास जाने लगे थे। तांत्रिक महज गांव को लूटने के लिए आया था। सब कुछ पता करके उसका भांडा भी उसी बूढ़े आदमी ने फोड़ा था। और तो और उस तांत्रिक को उन्होंने गांव से बाहर भी निकलवा दिया था। कहते हैं इस गांव से किसी तांत्रिक की दुश्मनी थी। उसने तो कब्रिस्तान की कब्रों को खोलकर उसमें मौजूदा लाशों को प्रेत जन्म दिया, जो कि उसके इशारे पर नाचते थे। कहीं ना कहीं सबसे पहले इसका असर उसी बूढ़े चाचा पर दिखा। वो उस दिन भर ठीक ठाक थे, लेकिन रात को उनके घर से इतनी दर्दनाक, हैरान कर देने वाली चीखें सुनाई दी, जिसे सुनकर कोई भी इंसान कांप उठे। इसके बाद गांव के बहुत से लोगों की अजीबोगरीब मौतें होने लगी। शुरू में सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था, लेकिन एक रात उसकी भी गर्दन घाटी के बोर्ड पर लोगों को लटकी दिखाई दी। कहते हैं कि शायद वो बूढ़े चाचा की आत्मा ने ही उस तांत्रिक का वो हाल किया था। अक्सर वो बूढ़ा शख्स हर किसी को यहाँ ना आने की हिदायत देता है, और तो और जो उसे बेतुकी समझने की भूल करता है, वो ठीक हमेशा एक जिंदा लाश बनकर यहीं भटकता रह जाता है। बस एक यही कारण है इसे मुर्दों का इलाका माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद देवेंद्र समझ चुका था कि उसने यहाँ आकर जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। उसने चुपचाप तुरंत वापस जाने का फैसला किया। उसने आज के बाद कभी यहाँ ना आने की, या फिर यूं समझिए घर से कहीं दूर ना जाने की कसम खाई। देवेंद्र को आज भी उस घाटी का नाम सुन लेने के मात्र से ही अचानक रूह कांप उठती है। कई बार तो वो यादें उसकी रातों की नींद गायब कर देती हैं। पर भला अनहोनी को कौन टाल सकता है। कहानी को अंत करने से पहले देवेंद्र के बस कुछ यही शब्द थे। उसने कहा कि मुझे एक सपना आया था। सपने में उसे इस गांव के बारे में पता चला था। हालांकि हर नाम के कई गांव होते हैं, पर ना जाने देवेंद्र को किस गांव में जाना था। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी देवेंद्र की कहानी। आप सभी बस इस कहानी को एक मनोरंजन के तौर पर लीजिएगा। बाकी आपको इस कहानी के बारे में कुछ भी कहना हो या आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो आपसे मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।